नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। पंजाब के बड़े पत्रकार जसपाल सिंह हेरा की आज मौत हो गई है। वे पंजाबी अखबार रोजाना पहरेदार के संपादक थे और पंथक मुद्दों को बड़ी बेबाकी से कवर करते थे। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़ा क्रिमिनल स्टेप उठाया है। उन्होंने कावड़ यात्रा के दौरान जितने भी फल विक्रेता और खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले लोग हैं उनको अपने नाम लिखने को कहा है, ताकि कावड़ यात्रियों को यह पता चल सके कि यह मुसलमान की दुकान है या हिंदू की दुकान है या सिख की दुकान है। इसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोलते हुए विपक्ष कह रहा है कि ये कम्युनल डिवाइड यानी कि लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की पूरी प्रक्रिया बीजेपी कर रही है। स्थानीय लोगों को अपनी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने के विधेयक को कर्नाटक सरकार को रोकना पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर मौजूद बहुत सारी एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनियों ने इसका विरोध किया है। कहीं ना कहीं ग्लोबल विलेज की जो पूरी विचारधारा है मल्टीनेशनल कंपनियों की, वो एक सूबे के फेडरल राइट्स के आगे आ रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो सकता है। कहा जा रहा है कि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब की यूनिवर्सिटियों का चांसलर पंजाब के मुख्यमंत्री को ही होना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके साल 2023 के विधेयक को वापस भेज दिया है और अब से पंजाब के गवर्नर ही पंजाब की यूनिवर्सिटियों के चांसलर बने रहेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी गर्मी महसूस की जा रही है। कांग्रेस में भी गुटबाजी बरकरार रही है। कुमारी शैलजा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हरियाणा में एक गुट की काफ़ी ज़्यादा सुनी जा रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो परिणाम कांग्रेस पार्टी चाहती है वे नहीं मिलेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का था वह टूट गया है। आज भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले 90 की 90 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में हुड्डा के करीबी विधायक रावदान सिंह के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि करीब 1392 करोड़ का बैंक स्कैम जुड़ा हुआ है, जिसमें रावदान सिंह के बेटे राव अक्षत सिंह ने लोन लिया था बैंक से और उसको वापस नहीं चुकाया। खेत के चारों ओर लगाई गई कटीली तारों में छोड़े गए करंट के कारण हरियाणा के करनाल में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों मजदूर खेत के उन कटीली तारों को पार कर रहे थे, तभी कटीली तारों में छोड़े हुए करंट के कारण दोनों की मौत हो गई है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि पंजाब से आई। बहुत दुखद खबर थी। हमारे पत्रकारिता समाज के में तो एक हिसाब से बहुत ज़्यादा दुखद खबर थी। जो वरिष्ठ पत्रकार जसपाल सिंह हेरा साहब थे वो आज पूरे हो गए हैं। आज उन्होंने अपने शारीरिक विदाई संसार से ले ली है। रोजाना पहरेदार के वो एडिटर थे और पंथक और सिख मसलों को कवर करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपना जीवन बहुत सार्थक जीवन जिया है और बहुत शानदार पत्रकारिता उनकी रही है। जब बहुत सारे अखबार, हम सबको पता है कि इंडियन स्टेट के भोपू बन गए थे और नेशनलिज्म का राग लाप रहे थे और अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले हमले या फिर सूबे के वध अधिकार हों या फिर और भी सिख मसले हों, उनके ऊपर रिपोर्टिंग की बात आती थी। तो नेशनलिस्ट स्टैंड है या फिर नेशन स्टेट का जो पॉलिटिकल स्टैंड था उसकी तरह ही सारे अखबार लगभग पंजाब में रिपोर्ट कर रहे होते थे। उस समय रोजाना पहरेदार सिखों की बात उठा रहा होता था और जसपाल सिंह हेरा का कैरियर वाकई में बहुत शानदार रहा। उन्होंने बहुत शानदार कवरेज सिख मसलों की और सिख राजनीति की है। आज उनका जाना सिख सियासत में कहिए और सिख पत्रकारिता में कहिए एक बड़ा नुकसान हम मान रहे हैं। जसपाल सिंह हेरा को मैं सबसे पहले उस समय जाने लगा जब बरगाड़ी के मोर्चे लगे। उस समय मुझे पता चला कि रोज़ाना पहरेदार नाम का भी एक अखबार है और वो इतने शानदार तरीके से सिख मसलों को, सिख राजनीति को कवर कर रहे हैं। हम सबको पता है कि पंजाब में पिछले 8-10 साल में जितने भी मोर्चे लगे हैं उसमें नेशनल मीडिया का क्या रुख रहा है। ऐसे में जसपाल सिंह हेरा जैसे पत्रकारों के ऊपर एक बड़ा दामोदार था। उन्होंने बड़े अच्छे से ये सब मसले कवर किए हैं। और जसपाल सिंह हेरा के एक मैं और यादगारी बता देता हूँ। जब इंडिया में पेगासस के ऊपर रोड़ा मचा, पेगासस बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे जो सरकार है, इंडियन स्टेट है, वो लोगों के डेटा
किन से वो बातचीत कर रहे हैं, किन से वो चैट कर रहे हैं, वो सब कलेक्ट कर रहा था। तो उसको बेसिकली स्पाई सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जिसको इंडियन स्टेट इस्तेमाल कर रहा था, और वो 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा की कीमत का है। तो वो पेगासस सॉफ्टवेयर जसपाल सिंह हेरा के फ़ोन में भी था। 2020-21 में जब पहली इन्वेस्टिगेशन सामने आई तो उसमें जसपाल सिंह हेरा का भी नाम था, और जसपाल सिंह हेरा के फ़ोन में 2017 से ही लगातार पेगासस का सॉफ्टवेयर डाल रखा था इंडियन स्टेट ने, और उनकी रेकी और उनके वो जिनसे बात कर रहे थे उसके ऊपर लगातार सरकार नज़र रखे हुए थी। तो आज उनका जाना वाकई में बहुत खल रहा है। पिछले कई हफ्तों से वो बेड रिडन थे, यानी कि वो अपना इलाज करवा रहे थे, और आज अचानक उनके मौत की खबर आई है। उनकी कोई ज़्यादा उम्र तो नहीं थी, 70 साल के आसपास उनकी उम्र हुई थी, और जो लगता है कि 10 साल कम से कम और उनका जीवन रहना चाहिए था कौम के लेखे। बाकी उनका जो 70 साल का जीवन है वाकई उन्होंने पूरा सिख कौम के लिए लगाया है, पंजाब के लिए लगाया है। उनको मैं दिल से सल्यूट करता हूँ, और मैं भी चाहूँगा कि कम से कम बुढ़ापे तक मैं भी जसपाल सिंह हेरा जैसे काम कर सकूं, और पंजाब, हरियाणा, किसानी, सिख मसले, इन सब पर लगातार हम लोग बात कर सकें। तो अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आई। उत्तर प्रदेश में हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत घटिया ऑर्डर पास किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा है कि जितने भी खाने पीने की रेहड़ियाँ हैं, फल सब्जियों की जो रेहड़ियाँ हैं, उन पे उनके मालिक अपना नाम लिखेंगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। हरिद्वार से हिंदू लोग सावन के महीने में कावड़ उठाते हैं और अपने अपने गांव की ओर लौटते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनल, एक हिसाब से हम कहेंगे कि सांप्रदायिक ऑर्डर है मुजफ्फरनगर पुलिस का। इसको तुरंत वापस भी लिया जाना चाहिए, और जो हिंदुस्तान की अदालतें हैं उनको भी सुओ मोटो लेकर इसके खिलाफ कार्रवाई, मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप बताइए कि किसी दूसरे धर्म वाले के ठेले से अगर मैं कोई फल लेकर खा लूँगा तो क्या मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? क्या मेरे प्रभु की भक्ति में, ईश्वर जिस ईश्वर को मैं मानता हूँ उसकी भक्ति में मेरे को फ़र्क पड़ जाएगा? तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। हम सबको पता है कि बहुत सारे जो ठेले हैं उनमें वो मुसलमान भाईचारे के ठेले हैं, मुसलमान भाईचारे के लोग, फल विक्रेता ज़्यादा हैं। तो उनके ठेकों पे आपने विजुअल भी देखे होंगे कि उनको बेचारों को अपना नाम लिखना पड़ रहा है, आरिफ, मोहम्मद, ऐसे बहुत सारे नाम लिखने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के जो बिजनेस वेंचर्स हैं उनको भी टारगेट करने की एक साजिश आप देख सकते हैं, एक ताकि एक कम्युनल डिवाइड हो, और जो बहुसंख्यक लोग हैं और उनको अल्पसंख्यकों के खिलाफ कर दो, और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो बिजनेस करके या फिर कमाई करके जो कुछ भी खा रहे हैं उनके ऊपर भी बहुसंख्यक समाज के लोगों का कब्जा करवा दो। तो ये ऐसी मानसिकता है, मुझे लगता है, जिसकी एक हिसाब से मुखालफत तो होनी ही चाहिए, और इसके ऊपर एक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि किस वजह से ऐसे इतने घटिया। इसकी तुलना बहुत सारे लोगों ने जो नाजी और जो हिटलर की जो जर्मनी थी, और जो नाजी जर्मनी और जो फासिस्ट जो मुसोलिनी का जो फासिज्म था उससे भी किया है, कि किस तरीके से आप जो कम संख्या के लोग हैं उनकी दुकानों को, उनकी रेडियो को चिन्हित कर रहे हैं ताकि उनके काम धंधे न चल सकें। और मुझे तो लगता है कि अगर मैं किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे जाति के इंसान से कुछ लेकर खाऊंगा तो मेरा धर्म कोई भ्रष्ट नहीं होगा, बल्कि मेरा तो प्रभु खुश होगा। इन सब को जो सिख धर्म है उसमें जो लंगर सिस्टम है उससे सीखना चाहिए। पंगत में सभी धर्मों के लोग बैठते हैं, सभी जातियों के लोग एक साथ बैठते हैं और सभी लंगर एक साथ छकते हैं। उस लंगर की वजह से ही जो हमारे, एक हिसाब से हम कहेंगे कि जो रब हैं, वाहेगुरु हैं, वो सब खुश होते हैं। बाबा नानक खुश होते हैं कि देखिए कि जो हमारी संतानें हैं, जो हमारे बनाए हुए लोग हैं, वो सब एक साथ बैठ के मिलजुल कर रह रहे हैं और एक साथ खा पी रहे हैं। ये तो जो खाने पीने में इतना भेदभाव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत है, और ईश्वर के लिए भी, रब के लिए भी ये स्वीकार्य नहीं है। इसलिए जो मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो किया है कि मुसलमानों को उनकी रेहड़ियों और सिखों को उनकी रेहड़ियों के ऊपर अपने नाम लिखने की जो बात कही है, ताकि हिंदू लोग जो कावड़ यात्री वो उनके ठेलों से कुछ ना खाएं, कहीं ना कहीं बहुत गलत है और इसकी मुखालफत होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा है कि जिन लोगों के नाम फत्ते, गुड्डू, मुन्ना है, उनको कैसे पहचानोगे कि ये मुसलमान हैं या हिंदू हैं? तो ये सब तो बंद होना चाहिए, धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर ये सब बंद होना चाहिए। कि और ऐसे में तो दलित, अगर मान लो कोई दलित है, उसने अपना सरनेम भी लगा दिया, तो ऐसे तो जो अपर कास्ट है वो उस दलित की रेहड़ी से भी कुछ नहीं खरीदेंगे। तो आप जातीय डिवाइड भी पैदा कर रहे हैं और जो धर्म का डिवाइड है उसको भी पैदा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसकी मुखालफत होनी ही चाहिए। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर कर्नाटक के बारे में है।
कर्नाटक सरकार का कल एक मैंने आपको फैसला बताया था, जिसमें कर्नाटक सरकार एक पॉलिसी लेकर आई थी कि जितने भी एक हिसाब से कम स्तर के जो काम हैं उनमें 75% वो अपने क्षेत्रीय लोगों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे। कम स्तर के मतलब जो फिजिकल लेबर वाले जो काम हैं, और 50% जो उससे ऊपर की जो नौकरियां हैं उसमें कर्नाटक के स्थानीय निवासियों को रिजर्वेशन देने की बात कही थी। इसकी मुखालफत किसने की? अब आज जो कर्नाटक सरकार है वो बैकफुट पे है और उसने अपने विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उसका कारण क्या है? इसकी मुखालफत की मल्टीनेशनल कंपनियों ने। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो हम सबको पता है कि पंजाब में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं। अब ये तो हर एक सूबा चाहेगा कि उसके जो स्थानीय नागरिक हैं उनको कामकाज के लिए कहीं बाहर पलायन ना करना पड़े, माइग्रेशन ना करनी पड़े। इसलिए वो चाहेगा कि हमारे जो स्थानीय नागरिक हैं उनको नौकरियों में तरजीह दी जाए। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो हम सबको पता है कि एक थॉट पर जीती हैं, जो 1991 के बाद आया। LPG कहा जाता है उसको, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। उसमें मल्टीनेशनल कंपनियों ने कहा कि ये जो बाउंड्रियां हैं देशों की, राज्यों की, ये कोई बाउंड्रियां नहीं हैं। बेसिकली दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया एक विलेज जैसी है। हमें हर एक जगह पे धंधे करने की छूट मिलनी चाहिए। और बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम से बहुत सारी चीज़ें हुई। उसी का नतीजा है कि मल्टीनेशनल कंपनियां मनमाने ढंग से अपना काम करती हैं। पंजाब में भी आपने देखा होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से काम करती हैं। अडानी के जो साइलोज हैं वो क्या कुछ करते हैं वो हम सबको पता है। और पेप्सिको ने पंजाब के किसानों के साथ क्या किया था वो खबरें भी आपको पता है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां अब आगे के टाइम पे जो फेडरल नुक्ते हैं या फिर अपनी होमलैंड के जो क्वेश्चन हैं, जो मान लो कि कोई आइडेंटिटी है वो अपने होमलैंड को एक क्लेम करना चाह रही है, या अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए पंजाबी बोलते या कन्नड़ बोलते या साउथ इंडियन जो और लैंग्वेज उनको उन भाषाओं के लोगों को प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, तो ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनियां आके खड़ी हो जाएंगी, कहेंगी कि हमारे लिए तो अंग्रेजी ही पात्रता है, हमें ना पंजाबी से मतलब है, ना कन्नड़ से, ना तेलुगु से, ना तमिल से। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि जो मैंने भी देखा वो कर्नाटक का जो वो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसमें ये था कि कर्नाटक का स्थानीय नागरिक किसे माना जाए? जिसे कन्नड़ भाषा आती हो, जो 15 साल से कर्नाटक में रह रहा हो। तो कन्नड़ भाषा एक हिसाब से इम्पोर्टेंट हो गई थी। तो मल्टीनेशनल कंपनियों का क्या विरोध किया? कन्नड़ हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे तो अंग्रेजी चलती है, तो ये हटाओ, ये विधेयक हमें नहीं चाहिए। तो ऐसा ही पंजाब में भी, मान लो पंजाब सरकार कोई विधेयक ले आए जिसमें कहे कि पंजाबी बोलते हुए जो लोग हैं और जो पंजाब के निवासी हैं उनको नौकरियों में प्राथमिकताएं मिलनी चाहिए, पहले मिलना चाहिए। तो फिर ये मल्टीनेशनल कंपनियां कहेंगी पंजाबी तो हमारी जुबान है ही नहीं, हमारे कंपनी में काम करने वाली, हमारे कंपनी में तो इंग्लिश चलती है, तो हमें क्या लेना देना, इस विधेयक को हटाओ। तो ऐसा कुछ कर्नाटक में हुआ है। मुझे लगता है कि इसकी भी मुखालफत होनी चाहिए। एक फेडरल इश्यूज से रिलेटेड, यानी कि सूबे के वध अधिकारों, सूबे के ज़्यादा अधिकारों से रिलेटेड खबर पंजाब से भी कल मैंने सुनाई थी, उसमें अपडेट आया है। आपको पता होगा कि पिछले साल पंजाब सरकार ने एक इम्पोर्टेंट विधेयक पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं उनके वाइस चांसलर लगाने का जो पूरा हक है, या फिर एक हिसाब से कहे कि उसका जो चांसलर है वो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस फैसले को पलट दिया, उस विधेयक के ऊपर साइन ही नहीं किया, उसको वापस भेज दिया और कहा कि जो गवर्नर हैं पंजाब के वही सारी यूनिवर्सिटियों के चांसलर होंगे, यानी कि जो नए वाइस चांसलर लगेंगे यूनिवर्सिटियों में वो गवर्नर ही लगाएंगे, यानी कि जो लोगों द्वारा चुना हुआ नुमाइंदा उसकी कोई वैल्यू ही नहीं छोड़ी। तो ये भी कहीं ना कहीं जो सूबे के ज़्यादा अधिकार होते हैं उनको कम करने वाला है, और जो केंद्रीय, जो सेंट्रल फोर्सेस की जो पावर है, यानी कि जो सत्ता है, केंद्र है, दिल्ली है, उसकी ताकत में इजाफा करने वाली चीज़ है। तो इसकी भी खिलाफत तो होनी चाहिए। इस पर भगवंत मान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेरे को लगता है कि वो सिर्फ प्रतिक्रिया ही देते हैं, इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाते। नहीं तो साउथ इंडिया के 4 CM एक बार दिल्ली में आके फेडरल इश्यूज पर प्रदर्शन तक करके गए हैं, आंदोलन करके गए हैं। अगर भगवंत मान दिल्ली के जंतर मंतर पर जाके बैठ जाएं राष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई आंदोलन वाला जो रास्ता है वो अपना सकें। तो ये एक बड़ी खराब बात है। ठीक है कि आप विधेयक पास कर दे रहे हैं, पर उसको प्रॉपर लागू भी तो करवाना होता है, उसके लिए अड़ना लड़ना तो पड़ता है, भिड़ना तो पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं भगवंत मान को करना चाहिए। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबरें जितनी भी हैं वो लगभग हरियाणा से हैं, और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं
किस किस्म की तैयारियां हैं, शुरुआत करते हैं पहली कांग्रेस की पार्टी की ओर से ही। कांग्रेस पार्टी में पहली बात तो दो गुट बने हुए हैं, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा। कुमारी शैलजा ने कल एक इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू देके कहा है कि हरियाणा में सिर्फ एक गुट लगातार हावी होता जा रहा है। उन्होंने इशारे में हुड्डा गुट को की ओर टारगेट किया है और कहा है कि अगर हुड्डा गुट ही हावी होता रहेगा तो जो नतीजे एक हिसाब से विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को चाहिए वो नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में पार्टी ज़्यादा सीटें जीत सकती थी अगर सिर्फ हुड्डा की न चलती, अगर दूसरे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी भी सलाह ली जाती तो जो पार्टी है वो ज़्यादा सीटें जीत सकती थी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर में बीजेपी जो तैयारी कर रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीजेपी ने तो ईडी का सहारा लिया है और हुड्डा के करीबी विधायक हैं रावदान सिंह, उनके घरों पे छापे डलवाए, उनके ऑफिस में, उनके फार्म हाउस पे, और करीब 1300 करोड़ का एक मामला बनाया है। वैसे रावदान सिंह जब सरकार में थे तो काफ़ी करप्ट विधायक माने जाते थे, तो कार्रवाई तो बहुत जायज़ है, लेकिन इलेक्शन से 2 महीने पहले की जा रही है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि 2 महीने पहले क्योंकि अगर वो करप्ट थे तो 10 साल से आपकी सरकार है, तो 10 साल पहले भी 2014 के बाद से ही वो करप्ट थे। आपकी सरकार आते ही 2015-16 में उनको टांग दिया जाना चाहिए था। अब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हालांकि चलिए लेट ही सही, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उन एक और विधायक हैं समालखा से भरत सिंह छोक्कर, उनके धर्म सिंह छोक्कर, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है और कांग्रेस के और हुड्डा के करीबी हैं, उनके ऊपर भी ईडी ने छापे मारे हैं। अब हम इससे मतलब अगर इसको थोड़ा सा खोल के देखें कि जो हुड्डा गुट है उसको ही बीजेपी ज़्यादा टारगेट क्यों कर रही है, एक रीज़न तो यही है कि हुड्डा एक मास लीडर तो है हरियाणा में, ठीक ठाक लोग भी हैं, और उन्होंने जो उनके नज़दीकी विधायक थे उनको 10 साल में अपने राज में खूब पैसा भी कमवाया। तो इसका मतलब ये है कि हुड्डा के पास रिसोर्सेज भी हैं, हुड्डा मास लीडर भी हैं और एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए हो सकते हैं। इसलिए हुड्डा गुट के ऊपर ये सब कार्रवाइयाँ अब आगे आपको देखने को मिलेगी। उससे अगली खबर एक और है, आपको एक गोपाल कांडा का नाम सुना होगा आपने, सिरसा इलाके से हैं, और गोपाल कांडा का गीतिका वाले केस में भी नाम आया था जब एक एयर होस्टेस ने सुसाइड कर लिया था। और गोपाल कांडा आजकल बीजेपी से अलायंस करने की फिराक में हैं, 15 सीटें वो मांग रहे हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान है कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की है। अब देखना होगा कि गोपाल कांडा जैसे से नेता से बीजेपी अलायंस करती है या नहीं। हालांकि मजबूरी है क्योंकि सिरसा फतेहाबाद इलाके में बीजेपी बहुत कमज़ोर हुई है, वहाँ से कुमारी शैलजा चुनाव भी जीती हैं और वहाँ पे जो चौटाला परिवार है उसका उस इलाके को गढ़ भी माना जाता है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर एक 2 मजदूरों की मौत के बारे में है। 2 मजदूर करनाल के एक घरोंडा इलाके में एक किसान के खेत में जा रहे थे काम करने के लिए, तो उसने जो कटीली तारें लगा रखी थी अपने खेत की मेड़ पे, उसमें करंट छोड़ रखा था, जिसके कारण उन दोनों मजदूरों की मौत हो गई है। मुझे एक बात तो ये समझ में नहीं आती कि ऐसा खेतों में उस किसान ने क्या सोना दबा रखा था कि उसने तारों में करंट छोड़ रखा था। बताओ, ये सबसे मूर्खता वाली बात होती है। अगर आपने तार लगा दिया, तार एक इटसेल्फ बहुत होता है, उसमें ना तो कोई पशु घुस पाता है ना कोई और वो घुस पाता है। अब बताइए कोई पशु आ जाता, वो उसके भिड़ जाता उन तारों के, तो वो भी करंट से मरना था। अब ये जो 2 मजदूरों की मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, किसानों को ऐसा करने से रोकें। और उस किसान के दिमाग में कितनी क्रूरता भरी हुई है ये भी आप देखिए कि उसने करंट छोड़ दिया तारों में कि कोई आए पशु तो वो इस करंट से चिपक कर मर जाए। तो उसके दिमाग में भी बहुत क्रूरता है। थोड़ी बहुत फसल अगर कोई पशु खा भी ले तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो अपने बचपन की दिन याद करता हूँ कि जब हम ऐसे बाजरे से, हमारे जैसे पहले धान इतना नहीं उगाया जाता था, बाजरे की फसल खूब होती थी, तो बाजरे में जैसे चिड़ियाँ बाजरे के दाने चुगने आती हैं, तो एक गोपिया होता था, उसको घुमाया जाता था और हमारा कई फेंका भी जाता था, आवाज़ भी की जाती थी। तो उसमें जब हम चिड़ियों को उड़ा रहे होते थे तो हमारे दादा कहते थे कि 2-4 बार उड़ा दिया करो चिड़ियों को, एक आध बार खाने भी दिया करो, ताकि चिड़ियों के पेट में भी कोई दाना चला जाए। तो ऐसा नेचर रहा है किसान का ऐसा नेचर नहीं रहा है कि वो ऐसे तार लगा के उनमें करंट छोड़ दे। तो ये कहीं ना कहीं दोनों मजदूरों की मौत पे हमें दुख है, उस पर किसानों को समझना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना करें। तो ये आज की मुख्य खबरें थी और उनका विश्लेषण। कल हम दोबारा मिलेंगे। आप सुनते रहिए पंजाबी रेडियो।